सूरज भविष्यवाणी के बारे में पता करने के लिए टीचर्स से मिलना चाहता था, पर क्लासेस, प्रैक्टिस और मोनिका के कारण वह किसी भी टीचर से बात नहीं कर पाया था। फाइटिंग लीग के फाइनल के बाद हुई पार्टी के बाद मोनिका कई बार उसे अपने ऑफिस बुला लेती थी, जहां पर मोनिका और सूरज के बीच क्विक लव सेशंस होते थे। मोनिका, लेट मी गो, सूरज ने मोनिका की हेड मिस्ट्रेस की चेयर से उठते हुए कहा। मोनिका का ऑफिस सिक्योर था। उसका ऑफिस स्कूल के किनारे एक हॉल के अंदर बना हुआ था, जहां पर सिर्फ अपॉइंटमेंट के बाद जाया जा सकता था। फाइटिंग लीग के फाइनल के बाद लगभग हर दिन सूरज के दोपहर के आधे घंटे इसी ऑफिस में बीतते थे। उसे मोनिका के साथ लेवल 7 तक की प्रैक्टिस करने की परमिशन स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मिली हुई थी और मोनिका इस परमिशन का पूरा फायदा उठाती थी। यू आर नॉट अलाउड टू गो। सिर्फ 10 मिनट में लंच ओवर हो जाएगा, उसके बाद तो तुम चले ही जाओगे। मोनिका ने सूरज की शर्ट उतारते हुए कहा। मुझे जाना है मोनिका, मैं तुमसे रात में मिलता हूं, अपनी पैंट पहनते हुए सूरज ने कहा। ठीक है, पर रात में मेरा डिनर तुम रहोगे और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हें भी रात में अच्छी भूख लगेगी। और हाँ, ध्यान रखना, बीच में कोई चीट मील मत खा लेना। मोनिका ने अपनी छोटी सी टाइट ब्रा को अपने मैच्योर उरोजों पर एडजस्ट करते हुए कहा। सूरज पल भर के लिए मोनिका को देखता रहा और फिर उसके ऑफिस से निकल गया। मोनिका बिल्कुल नहीं समझती है, ये रोज रोज ऑफिस में लव सेशंस बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे उसे समझाना पड़ेगा, सीधे रास्ते या फिर टेढ़े रास्ते से। सूरज ने सेकंड फ्लोर के लिए जाने वाली लिफ्ट ले ली। मैं भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाया हूं। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस अनजान मददगार औरत से मिलने का मौका हाथ से निकाल दूं। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सूरज के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसने सोचा था कि लंच के बाद टीचर्स की कोई क्लासेस नहीं होती थी, बस स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, वो भी जिम में। तो वो सेकंड फ्लोर पर बने स्टाफ रूम में जाकर टीचर से इस बारे में बात कर पाएगा। वैसे भी जब से सूरज ने जंगल फाइटिंग लीग जीती थी और उसे लेवल 7 का बैच मिला था, टीचर्स उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। क्योंकि सूरज नया स्टूडेंट भी था तो टीचर उसकी काफी मदद करते थे। सूरज भी उनसे काफी घुल मिल गया था। जैसे ही सूरज लंच के बाद सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, तभी अक्षय की क्लास के कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए जिम की ओर जा रहे थे। उन्होंने सूरज को देख लिया और उसे सीढ़ियों के पास ही रोक लिया। हाय सूरज, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लासेस और प्रैक्टिस तो नीचे वाले जिम में ही होती है। अब क्या 7th लेवल के बाद सेकंड फ्लोर पर आकर सीधे लेवल 10 का फाइटर बनने का इरादा है? ग्रुप की लीडर नताशा ने कहा। नताशा दरअसल अक्षय की गर्लफ्रेंड नीसा की कजन थी। अक्षय और नताशा का ग्रुप स्कूल में बुलिंग के लिए बदनाम था, पर कभी भी उनके खिलाफ ठोस सबूत ना हाथ लगने के कारण वो हमेशा बच जाते थे। जब से अक्षय और नताशा सीनियर ईयर में पहुंचे थे, तब से उन्होंने अपनी हरकतें थोड़ी कम कर दी थी और बची खुची हरकतें थोड़ी ज्यादा छुपाने लगे थे। नताशा, मुझे जरूरी काम है स्टाफ रूम में, मुझे जाने दो, सूरज ने शांति से नताशा से कहा। जाने दें? जाने तो हम तुम्हें देना चाहते हैं सूरज, लेकिन इस स्कूल से ही। पता नहीं कहां से आए हो और आते ही तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है जैसे कि तुम कहीं के अवतार हो। हम सब ने बचपन से लेकर अब तक इतनी फाइट्स लड़ी है, इतनी प्रैक्टिस की है, इतने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, लेकिन उन सब के सामने तुम्हारी एबिलिटीज, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसके बारे में सिर्फ प्रोबॉट और मोनिका को ही पता है। अगर तुम इतने ही अच्छे फाइटर हो तो इससे पहले तुम्हारा नाम हम लोगों ने कभी क्यों नहीं सुना? नताशा ने उससे पूछा। सूरज दोबारा अपनी कहानी रिपीट नहीं करना चाहता था, उसे वैसे भी जल्दी थी। उसने नताशा और उसके ग्रुप को अवॉइड करने का सोचा। नताशा, मेरी स्किल्स, एबिलिटी और टैलेंट क्या है, इसे जानने और समझने के लिए प्रोबॉट और मोनिका का बैकग्राउंड काफी है। तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरीके से मैंने अक्षय को हराया था, अगर तुम चैलेंज करोगी तो तुम्हें भी हरा दूंगा। सूरज का यह तेवर देखते ही नताशा और उसके 4 साथी, जिसमें 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था, उन सभी ने सूरज को घेर लिया। अगर इतना ही घमंड है तो क्यों ना अभी 2-2 हाथ हो जाए, अभी पता चल जाएगा कि बेटर फाइटर कौन है। नताशा ने सूरज की गर्दन पर हाथ रखा और तुरंत उसके पेट में अपने घुटने से अटैक कर दिया। इस अटैक ने सूरज को शॉक कर दिया था। वो लड़कियों पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अनकंफर्टेबल फील करता था और यहां तो 4 लड़कियां थीं और 1 लड़का। सूरज ने चारों लड़कियों को छोड़कर उस लड़के सिड पर अटैक कर दिया और उसके मुंह पर पंच मार दिया।
तभी सूरज ने सेकंड फ्लोर पर अकीरा को देखा जो उसी तरफ आ रही थी। अकीरा, प्लीज हेल्प मी, दीज पीपल आर बुलिंग मी। अकीरा ने उसकी तरफ देखा और बिना कोई शब्द बोले या एक्सप्रेशन दिए सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तभी नताशा और उसकी एक फ्रेंड ने सूरज को पीछे से पकड़ लिया और सिड ने अपना गैजेट निकाल लिया और तभी सूरज ने सिड के पैरों के बीच एक जोरदार किक मारी। सिड अपने घुटनों पर आ गया था और सभी लड़कियां सिड को पकड़कर संभालने लगी, पर यह आवाज सुनकर स्टाफ रूम से कई लोग निकल कर आ गए, जिनमें से 4 लोग स्कूल मैनेजमेंट के भी थे। सूरज भूल गया था कि आज अकीरा की लिया के साथ हुई फाइट का रिव्यू था और साथ ही अकीरा को लेवल 7 का बैच दिया जाएगा या नहीं, इस पर भी डिस्कशन होना था। उन्होंने जब सूरज को अकेले वहां खड़े देखा और सिड को संभालते हुए 4 दूसरे स्टूडेंट्स को देखा तो उन्हें मामला समझने में देरी नहीं लगी, पर उनसे एक गलती हो गई। उन्हें लगा कि सूरज उन सब से झगड़ा कर रहा था। तुम सूरज हो ना? यस सर। 10 मिनट में आकर हमसे स्टाफ रूम में मिलो, एक स्कूल मैनेजमेंट मेंबर ने कहा और पलटकर स्टाफ रूम में प्रोफेसर लियो से कहा, आप हेडमिस्ट्रेस को बुला लीजिए। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा रघु के साथ शरद के पुराने कॉलेज सेंट स्टीफेंस में शरद और तीसरे डिवाइस के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करने पहुंच गए थे। विक्रम अंकल ने भी उनके साथ आने की जिद की थी, पर रघु और प्रोफेसर शर्मा के समझाने पर वो कंप्यूटर लैब में ही रुक गए थे। प्रोफेसर शर्मा का कहना था कि ज्यादा लोगों के जाने से शक हो सकता था। गुड आफ्टरनून सर, मैं प्रोफेसर पुनीत शर्मा। 20 साल पहले मैंने यहाँ पर प्रोफेसर शरद को असिस्ट किया था। एक्चुअली मैं उनसे ही बात करने आया हूँ। कहाँ मिलेंगे प्रोफेसर शरद? कौन प्रोफेसर शरद? कुछ सेकंड बाद प्रिंसिपल ने सोचकर कहा, हाँ याद आया, प्रोफेसर शरद जो थोड़े सनकी किस्म के थे, लगभग 20 साल पहले कॉलेज से गए थे, या ये कहना चाहिए कि गायब हो गए थे। गायब हो गए थे? आपको मालूम है इस बारे में कि कैसे गायब हो गए थे? कोई उनका कलीग हो या फिर कोई स्टूडेंट, एल्यूमनाई हो कोई, या एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ भी है आपके पास? सॉरी, यह तो मुझे नहीं पता, और पता होता भी तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बिना किसी जान पहचान के ये सब नहीं दे सकता। वैसे आपको क्या काम था शरद से? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर शर्मा ने रघु की तरफ देखकर कहा, ये मेरा भतीजा है, फिजिक्स में मास्टर्स कर रहा है। प्रोफेसर शरद फिजिक्स के बहुत बड़े जाने पहचाने नाम थे। मैंने उन्हें असिस्ट किया था तो सोचा अपने भतीजे को भी उनसे मिलवा देता हूँ, शायद इसका करियर भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने भतीजे को हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट घुमा सकते हैं, वहां पर काफी अच्छी मैनेजमेंट और टीचर्स हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल के रूम से निकलते हुए प्रोफेसर शर्मा ने रघु से कहा, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। चलो फिजिक्स डिपार्टमेंट में चलते हैं और देखते हैं वहां से क्या पता चल सकता है। इधर इस नई दुनिया में अकीरा को लेवल 7 का बैच मिल गया था। यह खबर स्कूल मैनेजमेंट ने मोनिका और प्रोबॉट तक पहले ही पहुंचा दी थी। प्रोबॉट को जैसे ही यह खबर पता चली, वह अकीरा से मिलने और उसे सूरज पर नजर रखने का कहने साकुरा फाइटिंग स्कूल पहुंच गया। अकीरा को लेवल 7 बैच मिलने की कांग्रेचुलेशंस देने के बाद प्रोबॉट ने सूरज पर नजर रखने की बात छेड़ दी। प्रोबॉट, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि अब मैं सूरज पर नजर नहीं रखूंगी। तुम्हारे कहने पर मैंने निखिल को उसके पीछे लगाया था और उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि क्या हुआ। पर तुम समझती क्यों नहीं अकीरा, यह बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वह किसी प्लान या एजेंडे के साथ शहर में आया है। प्रोबॉट, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें सूरज के यहाँ आने के बारे में पता कैसे चला था, जब तुमने मुझे पहली बार उससे मिलने और पूछताछ करने को रेगिस्तान में भेजा था? देखो अकीरा, मेरा कंप्यूटर साकुरा ग्रह के कुछ सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगर कोई भी अजनबी पाशो शहर की सीमा में एंटर करता है तो मुझे पता लग जाता है। उस दिन तुम मेरे साथ लैब में ही थी और सूरज का पता जैसे ही मुझे लगा तो मैंने तुम्हें भेजा। अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि सूरज कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। जिस तरह से उसने कुछ ही दिनों में लेवल 7 का बैच हासिल कर लिया है, ये अपने आप में सूरज को मिस्टीरियस बनाता है और मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से पोटेंशियल थ्रेट भी। किस तरह का खतरा प्रोबॉट? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं अकीरा, छुपाने की कोई बात ही नहीं है। खतरा इस बात का है कि हम सूरज को जानते नहीं हैं कि वो कहां से आया है और वो इतनी सारी फाइटिंग टेक्निक्स और स्टाइल्स में माहिर कैसे है। सूरज ने हमें जो कहानी बताई है, मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। ये मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगता है कि कोई अनजान फाइटर हमारे शहर में आता है और पहली फाइट में ही तुम पर काबू पा लेता है, फिर कुछ दिनों में ही लेवल 7 का फाइटर बन जाता है।
पाशो शहर का नागरिक होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को पहचानूं और उससे प्रिवेंशन की तैयारी करूं। ठीक है प्रोबॉट, मैं सूरज पर नजर रखूंगी, लेकिन सिर्फ स्कूल में। मैं उसके आगे का कोई वादा नहीं करती। वो वैसे भी मोनिका के घर पर रुका हुआ है। अगर तुम्हें और नजर रखवानी है तो तुम मोनिका से बोल सकते हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। अकीरा ने उसे आंख मारते हुए कहा। रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अकीरा, बस तुम ही काफी हो। इधर शरद के पुराने कॉलेज सेंट स्टीफेन से एक कार पुराने मकान की ओर चलने लगी थी। देखा ना प्रोफेसर शर्मा, जहां पर बुद्धि काम नहीं करती वहां पर पैसा काम कर जाता है। क्या बोल रहा था वो भूतनी का कि नहीं नहीं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम नहीं दे सकते, ये गलत बात है। गलत को सही करना रघु को बहुत अच्छी तरह आता है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रघु ने अपने हाथ में थामी हुई कुछ फाइल्स प्रोफेसर शर्मा के चेहरे के सामने नचाते हुए कहा, रघु आज का काम अर्जेंट था, इसीलिए ठीक है, आगे से ऐसा मत करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे प्रोफेसर शर्मा, यहाँ बात पसंद नापसंद की तो है ही नहीं, यहाँ पर बात है सूरज को ढूंढ निकालने की। उसके लिए कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद। इस वक्त आप सही गलत की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ इस बारे में सोचिए कि सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, और बाकी के सारे काम मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए कंप्यूटर लैब में चलते हैं। विक्रम अंकल को भी ये जानकर खुशी होगी कि हमारे हाथ कुछ न कुछ तो लग गया है। इधर नई दुनिया में सूरज साकुरा फाइटिंग स्कूल के स्टाफ रूम में बीचों बीच खड़ा हुआ था और उसके सामने सारे टीचर्स, हेड मिस्ट्रेस मोनिका और स्कूल मैनेजमेंट के 4 मेंबर्स बैठे हुए थे। हमने सूरज को एक लड़के के ऊपर हाथ उठाते देखा है, ये सीधे सीधे बुलिंग का केस है। इस बारे में आपकी क्या राय है हेड मिस्ट्रेस मोनिका? आपके रिकमेंडेशन पर ही सूरज को लेवल 7 का फाइटिंग बैच हमने दिया था। स्कूल मैनेजमेंट के एक मेंबर ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, सूरज की ओर से मैं माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। सूरज, मैनेजमेंट मेंबर से माफी मांगो। मोनिका ने सभी स्कूल मैनेजमेंट के मेंबर्स से माफी मांगते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप लोगों के आने से ठीक पहले नताशा, सिड और बाकी लोगों ने मिलकर मुझ पर अटैक किया था और मुझे बुली कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने डिफेंड किया तभी आप लोग आ गए। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगा। सूरज को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और भविष्यवाणी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण वो और भी फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो गया था। उसे साथ में अकीरा पर भी गुस्सा आ रहा था, जो वहां से गुजरी तो थी पर उसने सूरज की कोई मदद नहीं की। सूरज, हम तुम्हें लास्ट वार्निंग देते हैं, तुम लेवल 7 के फाइटर हो और काफी टैलेंटेड भी, और ये लेवल 7 का बैच भी हेडमिस्ट्रेस की स्पेशल रिक्वेस्ट पर तुम्हें दिया गया था। इस बार तुम्हें माफ किया जाता है, पर आगे से ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। अगर तुमने आगे ख्याल नहीं रखा तो क्या करेंगे आप लोग? सूरज ने बीच में ही टोक दिया, तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब क्या होगा सूरज का फ्यूचर साकुरा फाइटिंग स्कूल में? रोबोट और अकीरा सूरज पर नजर रखकर क्या पता करेंगे? प्रोफेसर शर्मा और रघु सेंट स्टीफेन से जो फाइल्स लाएंगे, उन फाइल से उन्हें क्या पता चलेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पिछले दिन स्कूल मैनेजमेंट के मेंबर्स से चेतावनी मिलने के बाद सूरज अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने स्कूल मैनेजमेंट मेंबर से मीटिंग के बाद मोनिका को पूरी बात बताई थी और वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि नताशा, सिड और उसके पूरे ग्रुप को सजा दी जाए। पर सूरज, स्कूल मैनेजमेंट के मेंबर्स ने तुम्हें अपनी आंखों से सिड पर अटैक करते हुए देखा है। मैं चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, और जो डिटेल्स मेंबर्स ने बताई थी उस हिसाब से किसी को भी यही लगेगा कि तुमने ही सिड पर अटैक किया है। बाकी उसके ग्रुप के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर मोनिका, तुम तो जानती हो ना कि यह उन लोगों ने किया है, मैंने नहीं। तो फिर तुम उन्हें क्यों नहीं वार्न करती हो या सजा देती हो? सूरज, अगर मैंने उन्हें किसी भी तरह की सजा दी और ये बात मैनेजमेंट मेंबर्स तक पहुंच गई तो फिर मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा, और मैं बहुत मुश्किल से इस पोजीशन तक आई हूं। मुझे कोई शौक नहीं है इस पोजीशन, पावर और अथॉरिटी को छोड़ने का। सूरज को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। मोनिका ने उसके गुस्से को समझते हुए कहा, सूरज, मैं नताशा और सिड से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। कल से मेरी ट्रेनिंग तुम्हारे ऑफिस में नहीं होगी। अगर तुम मुझे ट्रेनिंग देना चाहती हो तो हम जिम में मिलेंगे या क्लासेस में। इतना कहकर सूरज मोनिका के ऑफिस से निकलने लगा। सूरज के इस तरह के बिहेवियर से मोनिका के चेहरे पर चिढ़ और गुस्से के भाव आ गए थे।
इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा और रघु वापस पुराने मकान के बेसमेंट में बनी कंप्यूटर लैब में आ चुके थे। उन्होंने विक्रम अंकल को पूरी बात बता दी थी। मेरा मानना यह है कि ये जो तीसरा डिवाइस D3 है, यह हो ना हो शरद का है, पर क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, ना ही किसी भी तरीके का कोई हिंट, इसलिए हमें शरद के पुराने कॉलेज जाकर यह फाइल लानी पड़ी, क्योंकि शरद काफी चीजें छुपा कर रखता था। रघु, मैंने और आपने इस कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर और लाइब्रेरी में जितनी जानकारी ढूंढी है, उससे किसी भी तीसरे डिवाइस का पता नहीं चल पा रहा था, और ना ही शरद के बारे में कोई भी जानकारी। अब हमें इन फाइलों से ही जो पता लग सकता है वो लगेगा। इतना कहते हुए प्रोफेसर शर्मा ने उन फाइलों के ढेर को 3 हिस्सों में बांट दिया और उन्हें विक्रम अंकल और रघु को देते हुए कहा, हमें जुट जाना चाहिए अभी इसी समय। अगर इन फाइल्स में हमें कुछ नहीं मिला तो हमें शायद दोबारा जाना पड़ेगा, और यह करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एक बार घूस देना काम आ गया, पर अगर कॉलेज को शक हो गया तो वो हायर अथॉरिटी से या फिर पुलिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शरद की जितनी फाइल्स मुझे लगती थी लाने लायक, मैं वो सब ले आया हूं। मुझे लगता है इनमें हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। प्रोफेसर शर्मा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ विक्रम, पूछो। अगर हमें यह पता लग भी गया कि शरद के पास यह D3 डिवाइस था, तो भी उससे हम क्या करेंगे? विक्रम, अगर हमें पता चल गया कि तीसरा डिवाइस एग्जिस्ट करता था और यह शरद का था, तो हमें यह अंदाजा हो सकता है कि वह दूसरी दुनिया में शायद है, और हो सकता है कि माया और रवि भी वही हो। प्रोफेसर शर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या? विक्रम और रघु की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। आपका मतलब है कि शरद, रवि और माया किसी दूसरी दुनिया में हो सकते हैं? हाँ विक्रम, मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों से उनका कोई भी अता पता नहीं है। हमने कॉलेज में भी पूछा था, उनका भी यही कहना था कि शरद को 20 साल पहले देखा था, और इन 20 सालों में रवि और माया का भी कहीं कोई पता नहीं चला। ना अखबारों में कोई खबर, ना इस घर में, ना ही किसी और तरीके से। अगर तीसरा डिवाइस गायब है और साथ में शरद, माया और रवि भी, तो यह अनुमान लगाना काफी सेफ है कि वो लोग किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। क्या सूरज भी उन्हीं की दुनिया में चला गया है? विक्रम, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि सूरज किसी अलग दुनिया में गया हो, या यह भी हो सकता है कि वो सब एक ही दुनिया में गए हों। पर पहले हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएं और एक बात तय कर लें कि शरद, माया और रवि दूसरी दुनिया में चले गए हैं। उसके बाद हम बाकी की चीजों का पता लगाएंगे। तो हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल, विक्रम अंकल ने कहा, और प्रोफेसर शर्मा और रघु साथ फाइलों को पलटाने लगे। इधर प्रोबॉट बेसमेंट में अपने सभी कैदियों से बात कर रहा था। प्रोबॉट के मन में कुछ सवाल भी थे। उसे यह पता करना था कि सूरज को अपनी दुनिया यानी पृथ्वी में रहते हुए लॉकेट के बारे में कैसे पता चला। क्या इनमें से किसी ने किसी तरह पृथ्वी पर कांटेक्ट करके सूरज को तो यहां नहीं बुलाया था? उसके पास सिर्फ यह एक थियरी थी, पर शक करने लायक कोई भी सुराग नहीं था। पर सूरज के साकुरा ग्रह आने और उसके बाद इतनी तेजी से हुए इवेंट्स ने उसके दिमाग में यह शक डाल दिया था कि हो ना हो सूरज के आने में इन सब वैज्ञानिकों का हाथ ही हो सकता था। तो तुम लोग अब मेरे साथ काम करना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ प्रोबॉट, हम सबने मिलकर तय किया है कि हमने अब तक बहुत कुछ खो दिया है, और अब हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। प्रोफेसर हार्प ने कहा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है माया और रवि? हम तैयार हैं, माया ने कहा। पर क्यों और कैसे? अचानक मन कैसे बना लिया? प्रोफेसर हार्प ने तुम्हें बता ही दिया है कि हमने अपने जीवन के 20 साल बर्बाद कर दिए हैं। अब अगर हम कल को मर भी जाएं तो हमें हमारी दुनिया में पहुंचाने वाला कोई नहीं, ना कोई याद करने वाला और ना ही इस दुनिया में मदद करने वाला। कब तक हम इसी तरह किसी रूम के बेसमेंट में बंद होकर रहेंगे? हमें मियाँ जैसी मौत नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो यह है कि हम सब अपने वैज्ञानिक दिमाग का यूज करें और कुछ काम करें, वरना हम सब यहाँ पर या तो पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे, या तुम्हारे हाथों मार डाले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम सबके साथ काम करने को तैयार हूं, पर एक साथ नहीं। मेरी लैब में, मेरे घर की चीजों में और मेरे प्रयोग में तुम सब मेरी मदद करोगे। एक एक करके हर रोज तुम में से एक को मैं सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अपने साथ ले जाऊंगा, और इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा। माया, शुरुआत तुमसे होगी, कल तैयार रहना। इतना कहकर प्रोबॉट मुस्कुराता हुआ बेसमेंट से चला गया। रवि की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ गए थे।
इधर नई दुनिया में सूरज दोबारा भविष्यवाणी के बारे में पता करने लग गया था। साथ ही उसे अकीरा पर भी गुस्सा आ रहा था। अपनी प्रैक्टिस के बाद वो लड़कियों के लॉकर रूम में गया। वहां अकीरा अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। हाय अकीरा। अकीरा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी प्रैक्टिस करती रही। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछना था? तुम्हें क्या पूछना था? तुम्हें तो सब पता है। जब से आए हो तुम्हें तो सब पता चलता चला गया। किससे क्या कहना है, कहां रहना है, कितना कहना है। स्कूल आते के साथ ही लेवल 5 का बैच मिल गया था और फिर एक फाइट के बाद लेवल 7 का। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह कोई फाइटिंग स्कूल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह मोनिका का बेडरूम है। सूरज पहले से ही परेशान था और यह बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, तुम्हें मोनिका से कोई दिक्कत है क्या? जब भी बोलती हो उसके लिए तो बकवास ही करती हो। अगर बकवास ही करती हो तो मुझसे क्या पूछने आए हो? उसी से जाकर पूछ लो। सूरज के लिए भविष्यवाणी के बारे में पता करना जरूरी था। उसने शांत होते हुए अकीरा से कहा, आई एम सॉरी, लेकिन ये बताओ तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? जब नताशा और सिड अपने ग्रुप के साथ मिलकर मुझे बुली कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें बुली कर रहे हैं। मुझे लगा तुम लोग दोस्त हो, आपस में मस्ती कर रहे हो। मैं उनके ग्रुप को नहीं जानती, इसलिए मैं वहां से चली गई थी। पर मैंने तो तुम्हें आवाज लगाई थी ना मदद के लिए। मुझे शायद सुनाई नहीं दिया। सूरज अकीरा के चेहरे को देखता रहा। अकीरा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अकीरा एकदम न्यूट्रल थी। उसने इन सब बातों को दिमाग से निकाला और अकीरा से पूछा, मुझे तुमसे भविष्यवाणी के बारे में कुछ पूछना है। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? तुम नहीं जानती किसी भविष्यवाणी के बारे में? मुझे म्यूजियम में एक लड़की ने बताया था कि साकुरा ग्रह की कोई खास भविष्यवाणी है। हालांकि मैं उससे आगे बात कर पाता, इससे पहले मोनिका वहां आ गई थी। सूरज ने जल्दी से झूठ कह दिया, मैं किसी भी भविष्यवाणी के बारे में नहीं जानती। अगर जानती तो तुम्हें बता देती। सूरज को अकीरा से काफी उम्मीद थी। अकीरा ना सिर्फ फाइटिंग में अच्छी थी बल्कि पढ़ाई में भी उसके ग्रेड्स काफी अच्छे आते थे। उसका जवाब सुनकर सूरज का मुंह लटक गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगी थी। थैंक यू अकीरा, मैं तो बस यूं ही जानना चाह रहा था कि अगर कोई भविष्यवाणी है तो क्या है। इतना कहकर सूरज पलटकर जाने लगा। एक मिनट सूरज, शायद तुम्हें एक जगह से पता लग सकता है कि भविष्यवाणी क्या है। कहां से? सूरज के चेहरे पर चमक लौट आई थी। सीनियर लाइब्रेरी, 3rd फ्लोर। थैंक यू अकीरा, थैंक यू वेरी मच, सूरज ने कहा और तेजी से जिम के बाहर चला गया। अकीरा के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। सूरज सीनियर लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। सीनियर लाइब्रेरी सिर्फ लेवल 9 और लेवल 10 के फाइटर्स के लिए थी। इसमें बहुत पुरानी एंशिएंट फाइटिंग स्किल्स, टेक्निक्स और लेजेंड्स के बारे में जानकारी थी। इस लाइब्रेरी में अगर लेवल 9 से नीचे के फाइटर्स पढ़ने आते थे तो उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी, सीधे हेड मिस्ट्रेस से। सूरज जब लाइब्रेरी पहुंचा तब तक पूरी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और लाइब्रेरी का गेट लगा हुआ था पर लॉक नहीं था। सूरज ने पूरे कॉरिडोर में देखा पर वहां कोई स्टूडेंट नहीं था। उसने लाइब्रेरी का गेट खोला और अंदर चला गया। यहां पर तो हजारों किताबें हैं। अकीरा से यह भी पूछना चाहिए था कि लाइब्रेरी के किस सेक्शन में यह पता चल सकता है कि भविष्यवाणी क्या है। सूरज ने लाइब्रेरी में घूमते हुए अपने मन में कहा, मुझे चुपचाप शांति से काम करना होगा। छुट्टी होने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स चले गए हैं और टीचर्स भी। मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सूरज ने लाइब्रेरी की लाइट जलाई और बहुत सारे सेक्शंस के बीच में भविष्यवाणी के बारे में किताबें ढूंढने लगा। इस तरीके से ढूंढने में तो मुझे कई हफ्ते लग जाएंगे। मैं लाइब्रेरियन की डेस्क पर जाकर उनके कंप्यूटर से डेटा निकालने की कोशिश करता हूं। सूरज ने सेक्शंस के बीच में घूमते हुए कहा और दोबारा पलट के जाने के लिए मुड़ा तो सूरज के चेहरे पर किसी ने जोरदार वार कर दिया था। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा, विक्रम अंकल और रघु बहुत एक्साइटेड थे और खुश भी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने कुछ फाइलों में तीसरे डिवाइस यानी एक और दूसरी दुनिया में जाने वाले लॉकेट की तस्वीरें ढूंढ ली थी। इन तस्वीरों में शरद उस डिवाइस के साथ था और उस डिवाइस से हरी चमकीली रोशनी निकल रही थी। सभी फाइलों में इस डिवाइस को D3 डिवाइस नाम दिया गया था। शरद ने यह पूरी फाइल्स सभी लोगों से अपने कॉलेज में छुपा कर रखी थी। प्रोफेसर शर्मा, ये देख रहे हैं ना आप? विक्रम अंकल ने एक फाइल में बने तीसरे डिवाइस की फोटो दिखाकर कहा, अब तो हम सूरज तक पहुंच सकते हैं, है ना? मुझे लगता है हाँ विक्रम, हम पहुंच सकते हैं।
अब हम सूरज को ढूंढने के और करीब आते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे हमारी एक समस्या तो हल हो गई है कि तीसरा डिवाइस था और ये तीसरा डिवाइस शरद के पास था। अब ये उसने कैसे बनाया अभी इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का पता आने वाले समय में ही हमें लग पाएगा। अब ये कंफर्म हो गया है, इसी तीसरे डिवाइस की मदद से शरद, माया और रवि किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि ये पता लगाया जाए कि वो कहां गए हैं और क्या वो लोग और सूरज एक ही दुनिया में हैं। लेकिन प्रोफेसर शर्मा, हम ये पता कैसे लगाएंगे? रघु ने पूछा। तुम और विक्रम चिंता मत करो, इतनी प्रोग्रेस तो हो ही गई है, धीरे धीरे हमें सूरज का पता लग ही जाएगा। प्रोफेसर शर्मा की बात सुनकर विक्रम अंकल की आंखों में चमक लौट आई थी। इधर इस नई दुनिया में सूरज लाइब्रेरी के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके होंठ कट गए थे और खून टपक रहा था। उसके पास 4 जोड़ी जूते दिख रहे थे। सूरज ने लाइब्रेरी के फर्श से जैसे ही उठने की कोशिश की, तभी उसके सिर पर किसी ने जोरदार वार किया और उसके होश खोने लगे। कौन हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वह अपने सामने खड़ी परछाइयों को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसे हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सूरज बेहोश हो गया। उन 4 परछाइयों में से एक ने अपनी जेब से कागज निकालकर सूरज के सिर के पास रख दिया। हमसे उलझने का नतीजा तुझे जल्द मिलेगा सूरज। तू जानता नहीं तूने किससे पंगा ले लिया है। इतना कहकर वह चारों आकृतियां लाइब्रेरी से गायब हो गईं। इस घटना को लाइब्रेरी के बाहर से देख रहा अक्षय मुस्कुरा रहा था। थैंक यू अकीरा। सूरज के हमलावर कौन थे और उन्होंने उस पर क्यों हमला किया था? क्या सूरज को भविष्यवाणी पता लगाने से रोका जा रहा है? रोबोट अब कैदियों के साथ मिलकर क्या करेगा? प्रोफेसर शर्मा अब रघु और विक्रम अंकल के साथ मिलकर सूरज तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।